हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो मुग़ल साम्राज्य था उसके पार्ट 2 के बारे में। और इस पार्ट में हम कंप्लीटली मुग़ल साम्राज्य ख़त्म कर देंगे। ठीक। आज जो बात करेंगे अकबर के नवरत्नों से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद के जितने भी राजा उन सब के सब राजाओं के बारे में बात करेंगे और इनके जो है प्रशासन के बारे में बात करेंगे, स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। ठीक। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे अकबर के जो नवरत्न थे, इनमें से सबसे पहले नाम आता है बीरबल का। ठीक। तो बीरबल की बात करें, बीरबल जो है अकबर का सबसे प्रिय नवरत्न था। ठीक है ना, हमेशा अकबर के साथ रहता था। बीरबल एकमात्र हिंदू राजा था। ठीक। ये जो कविप्रिय के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इसके बारे में तो नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था बीरबल। ठीक। और बीरबल का जन्म जो है 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक। अबुल फजल दूसरा है, इसके बारे में बात करें तो ये जो है सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। ठीक। अबुल फजल का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने किसने अबुल फजल ने जो अकबरनामा की रचना की थी और जो आईन अकबर की रचना की थी, जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। ठीक। तो अकबरनामा जो है अबुल फजल ने रचना की थी और अकबरनामा अकबर का आत्मकथा थी। ठीक। वहीं बात करें आईन अकबरी की रचना भी जो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। ठीक। आगे बात करें तानसेन के बारे में। ठीक। तो तानसेन जो है ये इनका दूसरा नाम राम तनु पांडे था और मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। ठीक। वहीं आगे बात करें तो अकबर ने इन्हें जो है कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अकबर ने सम्मानित किया था तानसेन को, याद कर लेना, कंठाभरण वाणी विलास। ठीक। अब्दुल रहीम खाने खाना की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके बारे में। अब्दुल रहीम खाने खाना ये बैरम खां के पुत्र थे और बैरम खां जो है अकबर का संरक्षक था। ठीक। अकबर का संरक्षक बैरम खां इसका पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। और इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। याद कर लेना, बाबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा तुर्की में लिखा गया था और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था और अकबर ने इन्हें जो खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक। मानसिंह के बारे में बात करें तो मानसिंह जो है ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। पौत्र बोले तो पोते यानी कि नाते थे। ठीक। और भगवान दास के पुत्र थे। कहने का मतलब है जो मानसिंह थे वह भारमल के पुत्र थे। भगवान दास के पुत्र थे मानसिंह, तो भारमल के पौत्र हो गए, नाती हो गए। ठीक। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनकी मृत्यु, किसकी, मानसिंह की मृत्यु जो है 1611 ईस्वी में हुई थी। ठीक। आगे बात की जा रही है राजा टोडरमल के बारे में। तो इनका जन्म जो है अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था और इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा चलाए गए भूमि सुधार थे। ठीक। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने जो है भूमि सुधार की सफल योजना चलाई थी। ठीक। आगे बात करें फैजी के बारे में तो फैजी जो है ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक। सॉरी। फैजी जो थे अबुल फजल के बड़े भाई थे। ठीक। और इन्होंने जो महाभारत और भगवत गीता का जो फारसी में अनुवाद किया था और तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने, फैजी ने। ठीक। याद कर लेना, अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी फैजी ने और फैजी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है महाभारत की रच और जो है भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक। अब आगे बात करें तो आगे नाम आता है फकीर अजियोद्दीन की। ठीक। ये अकबर के निजी हकीम, चिकित्सक एवं मित्र हुआ करते थे और अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। एंड मुल्ला दो प्याजाओं के बारे में बात करें तो अपनी बुद्धिमानी और वाक्पटुता के कारण जो है ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद था। उसके कारण जो है अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा नाम रख दिया। ठीक।
आगे बात की जा रही है, अकबर ने भारमल की पुत्री, ठीक, याद कर लेना, अकबर ने भारमल की पुत्री हरकाबाई या इतनी का नाम था जोधाबाई से विवाह किया था, और जिससे से जहांगीर यानी सलीम का जन्म हुआ था। ठीक, अकबर ने हरकाबाई से विवाह किया था। हरकाबाई का दूसरा नाम था जोधाबाई, और इनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था सलीम, और सलीम ही आगे चलकर जो है जहांगीर के नाम से राज किया था। ठीक, अब बात करते हैं शाहजहां के बारे में और जहांगीर के बारे में। जहांगीर की बात करें तो इसका शासनकाल 1600 जो इसका जो जीवन काल है, नहीं सॉरी शासनकाल है 1605 से 1627 ईस्वी तक, और इसका शाहजहां का शासनकाल है ये आपका 1627 से 1658 तक रहा था। ठीक, याद कर लेना। देखो सबसे पहले कौन आया था, बाबर, ठीक है ना, उसके बाद हुमायूं, ठीक है ना, उसके बाद अकबर, ठीक है ना, इसके बाद कौन आया था आपका जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, याद कर लेना। सॉरी, इसकी ट्रिक भी कई बार लोग बोलते हैं बादशाह के नाम से याद कर लो। ठीक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और आपका औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब के बारे में सॉरी जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर जो है ये 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था, और जहांगीर की पत्नी नूरजहां थी, और इसके बचपन का नाम तो है जो मेहर उन्निसा था। ठीक, वही बात करें जहांगीर से विवाह के पश्चात जो है ये जो नूरजहां थी इसके बारे में बात की जा रही है। जहांगीर से विवाह के पश्चात जो नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था, और इस गुट के प्रमुख सदस्य जो है शाहजादा खुर्रम थे, ठीक है ना, बाद में शाहजहां बने। ठीक, असमत बेगम नूरजहां की माँ थी, और एतमादुद्दौला, ठीक है ना, ये जो है मिर्जा मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता एवं आसफ खां, ये आसफ खां जो थे और ये थे नूरजहां का भाई, ये सारे गुट के प्रमुख थे। ठीक है ना, और इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। ठीक, इस गुट का निर्माण किया था मेहरुन्निसा ने, ठीक है ना, मेहरुन्निसा कौन थी, नूरजहां की नूरजहां, और नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी। ठीक, आगे बात करें मुगल चित्रकला जो किसके शासनकाल के में जो है अपनी पराकाष्ठा पर थी, ये आपकी जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा पे थी। ठीक, वही बात करें देव अस्पा और सिंह अस्पा, देव अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जो है किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी, जहांगीर के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है, तो आगे बात करें मुगलों एवं मेवाड़ के राणा, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो है चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, ये जहांगीर के शासनकाल में जो है मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले जहांगीर के दरबार में जो है आपको विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। ठीक, जहांगीर ने जो है इंग्लिश खान की उपाधि जो है किस अंग्रेज को दी गई थी, तो सबसे पहले विलियम हॉकिंस आया था, और विलियम हॉकिंस को ही जो है जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, और जिस उपाधि का नाम था इंग्लिश खान की उपाधि तो जहांगीर ने दी थी किसे, विलियम हॉकिंस को। ठीक, जो पहले आया उसी को दी जाएगी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में किस मुगल शासक का मकबरा जो स्थित नहीं है। ठीक, भारत की बात की जा रही है तो भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है। ठीक, बाबर का मकबरा, देखो बाबर की बात करें तो बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया था। ठीक, फिर कुछ लोग थे इन्होंने विरोध किया, फिर बाबर को उखाड़ा यहाँ से, ठीक है ना, और इसके शरीर को कहाँ पे ले गए, काबुल में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि बाबर का मकबरा जो है आगरा में भी है और काबुल में भी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है नहीं है, इसका मकबरा काबुल में भी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे भारत के बाहर है बाबर का मकबरा काबुल में। ठीक, वही बात करें जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा जो आपका लाहौर में है। ठीक, कहाँ पे है, लाहौर में। मकबरा से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं, और पीसीएस के एग्जाम की बात करें तो पीसीएस के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे और इधर 4 आएंगे। ठीक है ना, मिलाने के लिए आप बोल देगा कि किसका मकबरा कहाँ पे है। ठीक, देखो बाबर का मकबरा काबुल में या आगरा में। ठीक, अकबर का मकबरा आपका आगरा में है, और कहाँ पे है, ये आपका आगरा में सिकंदरा में। ठीक, हुमायूं की बात करें तो दिल्ली में, ठीक है ना,
जहांगीर की बात करें तो लाहौर में, ठीक। औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब का मकबरा जो है इसी के नाम पे एक शहर है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, वहाँ पे है, ठीक। आगे बात करें जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, ठीक। तो जहांगीर के दरबार में सबसे बड़ा पक्षियों का चित्रकार था जिसका नाम था उस्ताद मंसूर, ठीक। मुगल बादशाहों में, ठीक, मुगल बादशाहों में जो किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, तो ये था आपका जहांगीर। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, ठीक है ना। आगे बात की जा रही है खुसरो। खुसरो जो है खुसरो शाहजहां द्वारा जहांगीर के विरुद्ध, ठीक है ना, विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जो है जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव की फांसी पर दे दी गई थी, ठीक। देखो जहांगीर का लौंडा था, जहांगीर का पुत्र था कौन था, शाहजहां, ठीक। और जहांगीर का पुत्र था शाहजहां और इन दोनों में आपस में बिगड़ गई थी, ठीक, बिगड़ गई थी जिसके कारण जो है शाहजहां की हेल्प की थी अर्जुन देव ने, और अर्जुन देव ने हेल्प करने के कारण जहांगीर को बुरा लगा, जहांगीर ने अर्जुन देव को जो है फांसी दे दी, ठीक। याद कर लेना शाहजहां ये वही है जिसने जो आगरा में ताजमहल बनवाया, ठीक। तो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ठीक है ना। शाहजहां और जहांगीर में आपस में बिगड़ी, पिता और पुत्र कुल में आपस में बिगड़ी, जिसमें जो है शाहजहां की हेल्प जो पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव, इन्होंने की, और जिसके कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक। मृत्यु दंड की सजा थी। अब इनको याद कैसे करना है, देखो जहांगीर में जा आ रहा है जा, और गुरु अर्जुन देव में जा आ रहा है, ठीक। इस प्रकार से कनेक्ट कर लो, आराम से याद कर लो। और जो अर्जुन देव थे ये सिख गुरु 5 में थे, ठीक। एक और गुरु थे उनकी हत्या की गई थी, उनको भी कैसे याद करना है, देखो औरंगजेब में जी आ रही है, ठीक, और एक तेग बहादुर में जी आ रही है, ठीक। तो औरंगजेब के द्वारा जो तेग बहादुर की हत्या की गई थी, तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे, ठीक। आगे बात की जा रही जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे, ठीक। तो जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे उनका नाम था उस्ताद मंसूर अबुल हसन, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन, ठीक। आगरा में एतमादौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया, ये आपका जो है नूर जहाँ के द्वारा बनाया गया, ठीक। आगे बात करें, आगे बात की जा रही है मरियम उज जमानी, ठीक। मरियम उज जमानी या फिर मरियम उस जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया, ये आपका जहांगीर के द्वारा बनवाया गया, ठीक। आगे बात की जा रही है जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिससे जो है पूर्ण करने का श्रेय जो है ये मोतिया बिंद सॉरी इसका पूर्ण करने का श्रेय जो मौत बिंद खां को दिया जाता है, ठीक। आगे बात की जा रही है गुलाब से क्या, गुलाब से इत्र निकालने की विधि को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। गुलाब से इत्र बनाने की विधि, इत्र बोले तो परफ्यूम बनाने की विधि, ये जो है अस्मत बेगम, और अस्मत बेगम जो नूरजहां की पत्नी थी, सॉरी माँ थी, नूरजहां की माँ थी, इनके द्वारा विकसित की गई थी, ठीक। नूरजहां की माँ इनका नाम था अस्मत बेगम, और अस्मत बेगम ने जो है गुलाब से इत्र बनाने की विधि विकसित की थी, ठीक। आगे क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र की थी, ठीक। आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र की थी, आगरा से दिल्ली में ट्रांसफ़र की थी, और वह व्यक्ति था आपका शाहजहाँ। शाहजहाँ ही वह व्यक्ति था जिसने ताजमहल जो है आगरा वाला बनवाया था, शाहजहाँ ही वह व्यक्ति है जिसने दिल्ली का लाल किला बनवाया था, ठीक है। आगे बात करें बलबन, बलबन देखो कौन है, याद कर लेना, बलबन जो है ये गुलाम वंश का शासक था, ठीक है ना। बलबन द्वारा जो है प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जिसका नाम था सिजदा एवं पैगोस, ठीक है ना, किस मुगल बादशाह को द्वारा समाप्त कर दिया था, तो सिजदा एवं पैगोस ये समाप्त किया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक। बलबन ने स्टार्ट किया था, और इधर आके मुगल साम्राज्य में, ठीक है ना, मुगल साम्राज्य में शाहजहां के द्वारा खत्म कर दिया गया था, ठीक। और इसका नाम था सिजदा एवं पैगोस, ठीक। याद कर लेना सिजदा एवं पैगोस। आगे बात की जा रही है तो शाहजहां की पत्नी जो है अर्जुमंद बानो, ठीक है, बेगम। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था, ठीक, और इन्हीं का नाम था मुमताज महल, ठीक। तो याद कर लेना शाहजहां की पत्नी इनका नाम था
अर्जुमंद बानो बेगम, और इन्हीं को जो है मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं की याद में जो है शाहजहाँ ने ताजमहल बनवा दिया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक, याद कर लेना, उस्ताद अहमद लाहौरी था ये ताजमहल का वास्तुकार। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, आगे बात करें मयूर सिंहासन। ठीक, आगे बात करें मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊस का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? ये तो शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, सभी को पता होगा। शाहजहाँ के काल को किस इतिहासकार ने मुगल प्रशासन का स्वर्ण युग कहा? ठीक है ना, तो ये जो है आपका A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहाँ के काल को A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो है मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा। ठीक, आगे बात की जा रही है अपनी सहिष्णुता तथा उदारता। ठीक है ना, अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण जो किसे लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँ का पुत्र था। ठीक, शाहजहाँ का पुत्र था कौन? दारा सिकोह। ठीक, और इसको जो है लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, याद कर लेना। ठीक, आगे बात की जा रही है उपनिषदों में। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा सिकोह ने सिर-ए-अकबर शीर्षक के नाम से किया था। ठीक, किस नाम से? सिर-ए-अकबर नामक शीर्षक से किया था। आगे बात की जा रही है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। क्या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल जो है किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? ठीक, तो सभी को पता है स्थापत्य का स्वर्णकाल जो है ये माना जाता है शाहजहाँ के शासनकाल को। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला। क्या हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय जो है हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? ये ताजमहल में देखने को मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सम्मिलित रूप जो है ये ताजमहल में देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात की जा रही है ईरान के शाह तथा मुगलों के ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? और ये आपका था कंधार। ठीक, शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? ठीक, तो शाहजहाँ को जो है कोहिनूर हीरा मीर जुमला के द्वारा उपहार में दिया गया था। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मिला था किसके द्वारा? मीर जुमला के द्वारा। मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को दिया उपहार में। ठीक, दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण स्वयं जो है शाहजहाँ ने कराया था। और जो आगरा में किला है, ठीक है ना, हालांकि कई बार लाल किला भी बोलते हैं, आगरा का जो किला है इसका निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक, शाहजहाँ द्वारा, याद कर लेना, शाहजहाँ द्वारा जो है शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये जो है आपका दारा सिकोह को प्रदान की गई थी शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ ने एक उपाधि दी थी दारा सिकोह को, और इस उपाधि का नाम है शाह बुलंद इकबाल। ठीक, अंत में देख लो शाहजहाँ की आत्मकथा जो है तुजुक ए बाबरी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, तो शाहजहाँ की आत्मकथा पूछ लिया जाता है, शाहजहाँ की आत्मकथा है और ये जो है तुजुक ए जहांगीरी। ठीक, और इस नाम से प्रसिद्ध है, और जिसे जो है पूर्ण करने का श्रेय जो है ये पूर्ण सर करने का श्रेय मौत बिंद खां को दिया जाता है। ठीक, आगे बात करेंगे तो अब बात की जा रही है औरंगजेब के बारे में। ठीक, किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं शासक बनने से पूर्व औरंगजेब जो है कहाँ का सूबेदार था? शासक बनने से पूर्व औरंगजेब जो है ये दक्कन का सूबेदार था। ठीक, आगे बात करें 1658 ईस्वी में जो है साहूगढ़ का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था। याद कर लेना, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था साहूगढ़ का युद्ध 1658 में। और साहूगढ़ का युद्ध जो है ये उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक, जब जो है देखो शाहजहाँ मर गया, ठीक है ना, शाहजहाँ के पुत्र थे औरंगजेब, शाहजहाँ का पुत्र था दारा सिकोह। ठीक है, अब औरंगजेब कह रहा है कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, दारा सिकोह कह रहा है कि मैं गद्दी पे बैठूंगा। तो इन दोनों में गद्दी को लेकर जो है युद्ध हुआ, और यही युद्ध जो है ये सामूगढ़ का युद्ध कहलाता है। और यह युद्ध जो है 1658 ईस्वी में हुआ था, और इस युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ और ये भाई साहब मारे गए। ठीक, दारा सिकोह। ठीक, औरंगजेब विजय हुआ तो औरंगजेब ही गद्दी पर बैठा था। ठीक, तो याद कर लेना 1658 का युद्ध सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, और यह युद्ध है औरंगजेब और उसका भाई
दारा सिकोह के मध्य में हुआ था। ठीक, आगे बात करें, मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे। ठीक, तो ये आपके जो है औरंगजेब के शासनकाल में थे सबसे अधिक हिंदू सेना। ठीक, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात जो है कौन सम्राट बना था। ठीक, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है जो सम्राट बना था जिसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। कौन, क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। ठीक, आगे बात करें सॉरी, आगे बात की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। तो ये आपका नाम है सर जॉन चाइल्ड को जो है अंग्रेज गवर्नर था, इसको औरंगजेब ने भारत से भगा दिया था। ठीक, और ये सर जॉन चाइल्ड ये ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। ठीक, बीबी के मकबरे का निर्माण जो है कराया था और ये औरंगजेब ने कराया था। ठीक, किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था। ये आपका जो है सुलेमान शिकोह ने लिया था। किसने लिया था? श्रीनगर, इसको गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था सुलेमान शिकोह ने। ठीक, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक, औरंगजेब ने जो है बीजापुर की विजय 1686 ईस्वी में की थी। ठीक, औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था 1686 ईस्वी में। ठीक, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी। ठीक, तो शिवाजी ने जो है एक मुगलों का सेनापति था जिसका नाम था जयसिंह। तो जयसिंह के साथ शिवाजी ने एक संधि की थी जिसका नाम था पुरंदर की संधि, और यह संधि की गई थी 1665 ईस्वी में। ठीक, याद कर लेना 1665 ईस्वी में जो है शिवाजी ने मुगल सेनापति जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की थी। ठीक, आगे बात की जा रही है मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। ठीक, खेत की बटाई जो है ये कही जाती थी खेत में अनाज का बंटवारा करने को। ठीक, और लंक बटाई जो अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी, और रास बटाई जो है अनाज से भूसा निकाल कर की जाती। ठीक, ठीक है ना आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शासक के बारे में और जो है वजीर और वकील के बारे में। ठीक, शासक और वजीर और वकील के बारे में तो बात करें यहाँ बाबर जो है बाबर का वजीर था या वकील था, इसका नाम था मेहदी ख्वाजा। ठीक, हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का वजीर था, इसका नाम था निजामुद्दीन अहमद हिंदू बेग। ठीक, वहीं बात करें अकबर के बारे में, अकबर का वजीर था बैरम का। ठीक, और सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। ठीक, और अकबर का ये संरक्षक भी था। ठीक है ना, और बैरम खां का एक पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, खाने खाना की उपाधि जो अकबर ने दी थी। जहांगीर का वजीर था, यह पद रिक्त था जहांगीर के समय, और शाहजहां का जो है जब समय आया तो यह पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, जजिया कर किस मुगल संसद के द्वारा जो है पुनः लगाया गया था। ठीक, जजिया कर जो है ये पुनः लगाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक, इससे पहले जो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जो है जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। याद कर लेना औरंगजेब ने जोधपुर का एक शासक था जसवंत सिंह। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में पराजित किया था, और यह युद्ध कहलाया था धर्मत का युद्ध। और धर्मत स्थान जो है मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। ठीक, आगे बात करें किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। ये आपका औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है औरंगजेब के काल में बुंदेला सरकार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके शासन काल में जो सतनामी विद्रोह हुआ था। और किस मकबरे को जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ये रबिया उद दौरानी के मकबरे को जो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक, आगे बात की जा रही है औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी, ठीक है ना, औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा बोलते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। ठीक, और इसे जो है ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से जानते हैं। याद कर लेना ताजमहल की फूहड़ नकल जो है ये औरंगजेब का
रबिया उद दौरानी का मकबरा है। ठीक, यानी कि ताजमहल की फूहड़ नकल ये बीवी का मकबरा है और ये बनवाया गया था रबिया उद दौरानी का मकबरा को औरंगजेब ने। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली के किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। ठीक, और दिल्ली का जो लाल किला था इसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। ठीक, शाहजहाँ ने कराया था और मोती मस्जिद का निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। ठीक, आगे बात करें तो औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था। औरंगजेब एकमात्र राजा था जिसने दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। औरंगजेब ने दक्षिण के गोलकुंडा और जो बीजापुर को विजित किया था। ठीक, आगे बात की जा रही है मुगल कालीन सूबों की संख्या के बारे में। ठीक, तो यहाँ बात की जा रही शासक का नाम कौन था, अकबर। अकबर के शासनकाल में 12 सूबे थे। ठीक है ना, आईने अकबरी में वर्णित थे और 12 प्लस 3 और थे, टोटल थे 15। ठीक, और 3 जो अलग थे वह थे नए जोड़े गए थे जिसमें बरार था, खानदेश था एवं अहमदनगर था। ठीक, वही बात करें जहांगीर के शासनकाल में जो है 15 थे। ठीक है ना, तो कांगड़ा को जीतकर जो है लाहौर में मिला लिया गया था। ठीक, आगे बात करें शाहजहाँ के बारे में तो शाहजहाँ के समय जो 18 सूबे थे। ठीक, जिसमें जो 3 और ऐड हो गए थे, जिसमें जो है कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा ऐड हो गया था। ठीक, और औरंगजेब के बारे में 20 या 21 सूबे थे जिसमें जो है आपके 2 बीजापुर और गोलकुंडा को अकबर ने जीता था। ठीक है ना, दक्षिण में पड़ते हैं बीजापुर गोलकुंडा, कर्नाटक रीजन में पड़ते हैं आज के। बीजापुर को 1686 ईस्वी में जीता और गोलकुंडा को जो है 1687 ईस्वी में जीता था औरंगजेब ने। ठीक, तो आगे बात करें औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों का सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को मनाने से मना कर दिया, नृत्य पे मना कर दिया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, अब बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं किस शासक ने जो है राम सीता की आकृतियों वाले राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे। ये अकबर ने चलाए थे। ठीक, मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। याद कर लेना, मुगल काल में एक तांबे का सिक्का था जिसका नाम था दाम। ठीक, और मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था, यह आपका सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक, और आगे बात करें मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो था, ये जो है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण करने की विधि से। ठीक, इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली वह शिक्षा का केंद्र था जो मदरसा ए बेगम कहलाता था। ठीक, और किसके द्वारा जो स्थापित किया गया था, ये आपका माहम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुगल कालीन में जो है भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत आपका भू राजस्व हुआ करता था। और किस मुगल सम्राट ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये आपका था जहांगीर। ठीक, किस विदेशी यात्रा को मुगल सेना में किस विदेशी यात्रा को मुगल सेना में किसी जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था, ये जो है एक विदेशी यात्रा था। ठीक है ना, मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, इसका नाम था निकोलाओ मनुची। ठीक है ना, मनुची याद कर लो, मनुची एक विदेशी यात्री था जो मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। ठीक, कौन मनुची, पूरा नाम था निकोलाओ मनुची को। ठीक, आगे बात करें तो मुगल काल में सेना का प्रधान कहलाता था आपका मीर बख्शी। ठीक, मनसबदारी प्रथा के बारे में बात करें, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा जो है 1575 ईस्वी में किया था। इसका मतलब होता पद या श्रेणी और उद्देश्य जो था, इसका उद्देश्य था प्रशासन का संचालन करना। ठीक, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था जो है ये आधारित थी मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ठीक, मुगल काल में जो है राज्य अधिकारियों के वेतन के रूप में भू राजस्व आवंटित किया जाता था, उसे कहा जाता था, उसे जो है जागीर कहा जाता था। ठीक, आगे बात करें मनसबदारी प्रथा, मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े होते थे, सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े थे, और व्यवस्था लागू करने वाला एकमात्र जो है मुगल शासक था, ये आपका जो है
जहांगीर था, ठीक है ना। तो जहांगीर के द्वारा दो अस्पा और जो सिंह अस्पा प्रथा व्यवस्था को लागू किया था। जहांगीर दो अस्पा का मतलब था ऐसे सैनिक जिनके पास दो घोड़े हुआ करते थे। सिंह अस्पा इसका मतलब था जिनके पास तीन घोड़े हुआ करते थे, ठीक। इस व्यवस्था को शुरुआत की थी जहांगीर ने, ठीक। आगे बात करें, जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था, ठीक है ना। और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले जो है घुड़सवारों की संख्या का सूचक था, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय और जो है अफगान व मुसलमान संख्या में रखने की व्यवस्था थी, ठीक। अंत में और आगे बात की जा रही है मुगल कालीन जो है उच्च अधिकारियों के बारे में। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक। मुगल काल में जो उच्च अधिकारी थे उनको क्या कहा जाता था। जैसे बात करें दीवान ए इंसा, तो दीवान ए इंसा जो है सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य करता था। कौन? दीवान ए इंसा, ठीक। वही बात करें दीवान ए वजारत की, दीवान ए वजारत जो लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्य की देखरेख करता था। वही आगे बात करें दीवान ए कजा की, ठीक। तो दीवान ए कजा जो है न्याय भाग से संबंधित था। कजा से याद कर लो काजी, काजी जो है न्यायाधीश को बोलते थे, ठीक। तो दीवान ए कजा का संबंध न्याय विभाग से था और काजी उल कुजात बोलते थे, ठीक। दीवान ए बरीद, दीवान ए बरीद की बात करें तो ये गुप्तचर विभाग था, ठीक है ना। और बरीद ए ममालिक के अधीन हुआ करता था, ठीक। आगे बात करें दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज जो इसका संबंध सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख से हुआ करता था। इसी के साथ जो आगे बात करें दीवान ए रसालत, ठीक। तो दीवान ए रसालत का संबंध जो विदेश विभाग से था और महोत्सव का संबंध जो ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित किया करता था। कौन? महोत्सव, ठीक। आगे बात करें वकिया नवीस, याद कर लेना। वकिया नवीस जो है यह समाचार लेखक हुआ करता था, ठीक। कौन? समाचार लेखक होता था वकिया नवीस। और खुफिया नवीस जो है वकिया से याद कर लो समाचार से संबंधित था और खुफिया नवीस का संबंध जो है एक गुप्तचर विभाग से हुआ करता था, ठीक। गुप्त पत्र से हुआ करता था। आगे बात करें दरोगा या डाक, यह गुप्तचर विभाग का प्रमुख हुआ करता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का भी प्रभारी हुआ करता था। कौन? दरोगा या डाक। दीवान ए तन, याद कर लेना दीवान ए तन, इसका संबंध जो है यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। कौन? दीवान ए तन, ठीक। वेतन से देखो वेतन में तन आता है और तन, इसीलिए याद कर लो। तो दीवान ए तन का संबंध वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था, ठीक। आगे बात करें मीर आतिश की, मीर आतिश जो है यह शाही तोपखाने का प्रधान हुआ करता था। और मीर ए बहर, यह जो है जल सेना का प्रधान होता था। मीर ए बहर, ठीक है। जल बहता है, ठीक है ना, जल बहता है, बहता से याद कर लो बहर, ठीक है। तो मीर ए बहर का संबंध जल सेना से और मीर आतिश का संबंध जो है शाही तोपखाने से, ठीक। मीर ए तन, तन वेतन, ठीक है ना, वेतन से संबंधित। और हर कारा का संबंध जो है जासूस एवं संदेश वाहक दोनों होते थे, ठीक। वित्तची की बात करें तो यह जो है आपका अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु जो है इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक। मुशर्रिफ की बात करें, मुशर्रिफ जो है यह राज्य की आय व्यय का लेखा, राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, ठीक। आगे बात करें तो नाजिर ए बयूतात, ठीक। नाजिर ए बयूतात यह जो है शाही कारखाने का अधीक्षक हुआ करता था, ठीक। अंत में यहाँ बात कर लेते हैं मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों एवं में जो है ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान, ठीक है ना, संख्या में समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब है कि जितने लोग जो है ईरान के थे, ईरानी सैनिक थे, ठीक है ना, और तुरानी, मुगल, भारतीय, इन सब की संख्या समान थी। मतलब मान लो सबके सैनिक 10-10 थे, ठीक है ना, या 100-100, 1000-1000 जो भी है, ठीक। अब बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य के बारे में, ठीक। आगे बात करते हैं अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ
किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? ठीक, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक, आगे बात करें, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा थी फारसी, याद कर लेना। और जो है औरंगजेब का कौन सा वाद्य यंत्र बजाने का कुशल था? ठीक, औरंगजेब जो बीड़ा बजाने में कुशल था। ठीक, बाबर की पुत्री, इसका नाम था गुलबदन बेगम, ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। किसने? बाबर की पुत्री थी, ठीक है ना, गुलबदन बेगम, और इसने जो है हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी, ठीक है ना, और मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत माना जाता है? ये जो है उत्तरी भारत में आधुनिक संगीत का अग्रदूत जो है ये मोहम्मद रिजा और खां को माना जाता है। ठीक, आगे बात करें, दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक, क्या नाम है? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है ये किया गया था। इसका चित्रांकन जो अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। ठीक, राजकवि और शासक के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजकवि, यहाँ पर शासक। ठीक, मुल्ला गजाली मसदरी, ठीक, मुल्ला गजाली मसदरी का संबंध अशोक के शासक काल के संबंधित है। ठीक, मतलब सॉरी, अशोक में बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। अकबर के राजकवि थे मुल्ला गजाली मसदरी। ठीक, जहांगीर का राजकवि था तालिब अमूली, और शाहजहाँ का राजकवि था आपका अबू तालिम कलीम। ठीक, और वहीं बात करें, शाहजहाँ का जो राजकवि था ये आपका था कादसी। ठीक, आगे बात देखो, यहाँ पर औरंगजेब नहीं था, औरंगजेब ने अपने प्रशासन में जो है संगीत को बैन कर दिया था, तो शायद इसीलिए यहाँ पर औरंगजेब का कोई राजकवि नहीं था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, मुगल जो है चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है हमजनामा। ठीक, हमजानामा। ठीक, और नस्तलिख क्या है? नस्तलिख एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। और मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ जो है किस शासक काल के समय में हुआ था? ये जो है इसका प्रारंभ, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की थी वह कहाँ पे था? वह जो आपका लखनऊ में था। ठीक, कहाँ पे था? लखनऊ में। ठीक, यहाँ पे आगे बात की जा रही है, शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में पहली जो है आगरा के किले की मोती मस्जिद, और जो ताजमहल की तरह जो है संगमरमर की बनी हुई है, और दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है। ठीक, जिसमें जो है विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इसके मस्जिद की मुख्य विशेषता। ठीक, आगे बात की जा रही है हुमायूं के मकबरे के बारे में, तो ये दिल्ली में बनाया गया। ठीक, और पहली बार जो है चार बाग पद्धति का प्रयोग किया गया और दोहरे गुम्बद का निर्माण किया गया। ठीक, हुमायूं के मकबरे में। अब बात करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण के बारे में। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, मुगल कालीन जितनी भी इमारतें बनी थी उन सबों का यहाँ पर एक जगह पे वर्णन है। ठीक, शेर शाह का मकबरा जो था, शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में, ठीक है ना, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ठीक, ये एक्चुअली मुगल काल से संबंधित नहीं है, ये जो शेर शाह था ठीक उससे संबंधित है। ठीक, आगे बात करें तो हुमायूं का मकबरा के बारे में बात करें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, हाजी बेगम ने बनवाया। ठीक, जहांगीरी महल ये आपका फतेहपुर सीकरी में आगरा में, ठीक है ना, अकबर ने बनवाया। ठीक, और आगे बात करें जहांगीरी, यहाँ पर जहांगीरी महल, यहाँ पर जहांगीर महल है। ठीक, आगरा में बनवाया अकबर ने। ठीक, अकबरी महल आगरा में बनवाया अकबर ने। आगरा का किला आगरा में अकबर ने बनवाया। दीवान ए आम और दीवान ए खास याद कर लेना। देखो एक सेकंड, अकबर द्वारा बनवाए गए ये, ठीक है, तो दीवाने आम और दीवाने खास, ठीक है ना, पंचमहल और मरियम का मकबरा और जामा मस्जिद, इन सभी का निर्माण जो अकबर ने और आपका फतेहपुर सीकरी में कराया था। ठीक, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, मरियम महल और जो आपका जामा मस्जिद, ठीक, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कराया था। बाकी आगे बात करें तो अकबर के द्वारा जो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है ना, तुर्की सुल्तान का महल का निर्माण कराया गया था और बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया गया था। ठीक, अकबर का मकबरा ये आपका सिकंदरा
आगरा में और जहांगीर ने निर्माण कराया था। ठीक, आगे बात करें तो एतमादुद्दौला का मकबरा की, तो ये आगरा में है। ठीक, और नूरजहां ने निर्माण कराया था। ठीक, आगरा में नूरजहां ने निर्माण कराया था। जहांगीर के मकबरा की बात करें, ये शाहदरा में, लाहौर में, और ये आपका नूरजहां ने बनवाया था। ठीक, बात करें आगे दीवान एक खास, आगरा में, और ये शाहजहां ने निर्माण कराया था। दीवान आम, ठीक है ना, आगरा में, और आपका जो है ये शाहजहां ने निर्माण कराया था। ठीक, शीश महल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने कराया था। ठीक, खास महल का निर्माण आगरा में शाहजहां ने कराया था। नगीना मस्जिद आगरा में है और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक, आगे बात करें जो है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा में, ठीक है ना, और शाहजहां ने कराया था। मक्खी भवन आगरा में शाहजहां ने कराया था निर्माण। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने निर्माण कराया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने निर्माण कराया था। जहानाबाद ये आगरा में है और आपका इसका निर्माण जो शाहजहां ने कराया था। ठीक, बाकी याद आगे बात करें जामा मस्जिद, दीवान आम और दीवान कात, इन सभी का निर्माण जो शाहजहां के द्वारा दिल्ली में कराया गया था। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पे मुगल कालीन साहित्य के बारे में। ठीक, तो मुगल कालीन साहित्य की बात करें यहाँ पे प्रमुख पुस्तक दी गई है और ये भाषा और ये लेखक का अनुवाद। ठीक, जैसे बात करें रामायण का, तो रामायण का जो अनुवाद है फारसी भाषा में बदायूं ने किया था। ठीक, भगवत गीता का फारसी में अनुवाद जो है आपका राजा टोडरमल ने किया था। ठीक, योग वशिष्ठ का निर्माण फारसी में दारा शिकोह ने कराया था। ठीक, वही बात करें अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद जो है ये सरहिंदी ने करा था। ठीक, आगे बात करें पंचतंत्र की, पंचतंत्री का जो फारसी में अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया था। लीलावती ये गणित की पुस्तक है, फारसी में अनुवाद जो फैजी ने किया था। और कालिया दमन यह जो है फारसी में अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। ठीक, वही बात करें 52 उपनिषद फारसी में दारा शिकोह के द्वारा, और अकबर नामा फारसी में अबुल फजल के द्वारा। 52 नामा फारसी में जो है अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा। ठीक, आगे बात करें तो हुमायूं नामा फारसी में जो है गुलबदम बेगम के द्वारा। और तुजुक के बाबरी बाबर नामा बोलते हैं, तुर्की में जो बाबर के द्वारा। और तुजुक के जहांगीरी का निर्माण जो है ये फारसी भाषा में जहांगीर मोतमिद खां और मोहम्मद हादी के द्वारा। ठीक है, वही बात करें मुंतखब अल मुंतखब उल तवारीख जो है ये फारसी में, ठीक है ना, और इसका जो अनुवाद है अब्दुल कादिर बदायूं ने किया। ठीक, इसके बाद बात करें इकबाल नामा ये जहांगीर का निर्माण जो है फारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा किया गया। ठीक, आगे बात करें मियाँ सिरे जहांगीर फारसी, देखो सारा का सारा फारसी में किया गया। ठीक है ना, इसका रीजन ये था कि मुगल कालीन जो राजभाषा थी वह फारसी था। ठीक, इसका जो निर्माण है ये ख्वाजा कामगार के द्वारा किया गया। तवाक़त अकबरी का निर्माण फारसी में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। शाहजहांनामा फारसी में इनायत खां के द्वारा। और नुस्खा ए दिलकुशा फारसी में खफ़ी खां के द्वारा। आलमगीर नामा फारसी में मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा। ठीक, आगे बात करें महासिर ए आलमगीरी फारसी में ये साकी मुस्तैद खां के द्वारा। और फतवा ए आलमगीरी फारसी में जो है शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। ठीक, आगे बात करें पातशाहनामा फारसी में ये जो है मोहम्मद अमीन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है मुगल काल का एकमात्र जो है गुंबद विहीन मकबरा है ये अकबर का मकबरा है। ठीक, याद कर लेना बिना गुंबद का मकबरा अकबर का मकबरा है और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और जो है दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी जो है दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ था। और सजावट की इस पद्धति को जो है चित्रा दौरा कहते हैं। ठीक, अंत में देखते हैं, अंत में बात की जा रही है भारतीय शासन शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना जो औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है तो यहाँ पे बात कर रहा है हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य।
मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ किया था। दोहरे गुम्बद वाला यह भारत का पहला मकबरा था। 4 बाग पद्धति का प्रयोग जो है पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था, जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था और इस मकबरे को जो है ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल जो है घराने के लोगों में थे आपके हाजी बेगम थे। ठीक, इसके बाद जो हमीदा बानो बेगम थी। ठीक, हुमायूं की छोटी बेगम थी। ठीक, दारा सिकोता। ठीक, और जहांदार शाह फर्रुखसियर था, रफ़ी उद्दरजा था और आपका जो आलमगीर तुर्की था। ठीक, आगे बात की जा रही है दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह जफर और जो है उसके 3 शहजादों। ठीक, और उसके 3 शहजादों को जो है अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में जो है हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार जिसका नाम था मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? ये जो है आपका नादिर उल उसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ जिसका नाम था तानसेन का मकबरा। ठीक, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है ये ग्वालियर में स्थापित किया गया था। रामचंद्र का एवं रसिक प्रिया की रचना जो है केशवदास ने की थी। किसने? रामचंद्र का और रसिक प्रिया की रचना केशवदास ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो 15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन है फतेहपुर सीकरी। देखो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है। ठीक, जैसे अभी हाल ही में जो है आपका संसद भवन निर्माण किया गया, इसके साथ जो अन्य इमारतों का भी निर्माण किया गया था। वहीं बात करें 1940-50 की, जब जो पुराना संसद भवन का निर्माण कराया गया था तो उस समय भी संसद भवन के साथ कई एक इमारतों का निर्माण किया गया था। ठीक, इसी प्रकार से जो है जब अकबर ने निर्माण कराया था, ठीक है ना, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। इस पूरे जो निर्माण हुआ था इसमें कई एक इमारतों का निर्माण हुआ था और करीब करीब 15 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। ठीक, कौन कौन सी इमारतें थी? खास महल था, हवा महल था, हिरन मीनार थे। ठीक, दीवान खास था, जोधाबाई का महल था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा था, पंचमहल था, बुलंद दरवाजा था, बीरबल का महल इत्यादि थे। ठीक, इतनी सारी जो इमारतें बनवाई गई थी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। ठीक, इनको बनाने में करीब 15 वर्ष का समय लगा था। आगे बात करें मुगल चित्रकारी किसके जो है शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर थी? ठीक, मुगल कालीन चित्रकला थी ये जहांगीर के शासनकाल में उच्च स्थान पे थी, पराकाष्ठा पे थी। ठीक है ना, आगे बात की जा रही है मुगल चित्रकला शैली। ठीक, मुगल चित्रकला शैली में जो किन शैलियों का सम्मिश्रण है? ये आपका भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करें पित्रा दौरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली में निर्मित है? ये एतमाद दौला के मकबरे में पित्रा दौरा तकनीक का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल। ठीक है ना, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला के विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, संस्कृत में जो है अल्लोयनिषद। ठीक है, अल्लोयनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना जो है किसने करवाई थी? इसकी रचना अकबर ने कराई